हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की कहानी में, जिसमें हम जानेंगे द थर्ड लेवल, जिसका हिंदी रूपांतरण है तीसरा तल, तीसरा लेवल, जिसके लेखक जैक फिने जी हैं। आइए इसका हिंदी रूपांतरण समझते हैं। पिछले ग्रीष्म काल की बात है, जब मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा। मुझे नगर के आवासीय भाग में अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, अतः मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का निश्चय किया, शॉर्टकट रास्ता पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस से तेज चलती है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं 31 वर्षीय चार्ली नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं हल्के भूरे रंग का गार्बाडीन का सूट और एक फैंसी फीता बंधा हुआ हैट पहने था। मैं दर्जन भर आदमियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे, और मैं किसी बात से बचने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था, इसीलिए मैं तेजी से अपने घर की तरफ शॉर्टकट रास्ता चुनकर चला जा रहा था। मैं वेंडरवीज एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर प्रथम तल पर पहुंचा, जहां आपको 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियां मिलती हैं, आप देख सकते थे। तब मैं एक और सीढ़ी उतरकर दूसरे तल पर पहुंचा, जहां से उपनगरीय गाड़ियां चलती थी। एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा, और वहां पर मैं अचानक खो गया। मैं अपना रास्ता भटक गया। यह आसान बात है। मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बार बार या सैकड़ों बार गया हूँ, पर मुझे सदा ही नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नए कॉरिडोर मिले थे। मैं कई बार भटका था, इसलिए आज का भटकना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। एक बार मैं 1 मील लंबी किसी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी तक जा पहुंचा था। एक बार और मैं भटका था और मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया, जो 3 ब्लॉक हटकर थी। तो मैं कई बार भटक चुका था, और कई बार मैं कभी होटल, कभी अन्य स्ट्रीट से होकर दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाता था। और यही कारण है कि आज मैं फिर से भटक गया था, लेकिन मैं डरा नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह फैला हुआ है। जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर, नए नए गलियारे और नई नई सीढ़ियाँ निकलती रहती हैं। शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है, या टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है, और हो सकता है दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर भी यह रास्ता जा रहा हो। और हो सकता है क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा, एक पलायन का मार्ग बन गया है। संभव है मुझे इस तरह से यह सुरंग जिसमें मैं घुस गया था, पर मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को इस विचार के विषय में कभी नहीं सुनाया था। मैंने इस गुप्त दरवाजे या गुप्त रास्ते के विषय में कभी अपने मनोचिकित्सक मित्र से चर्चा ही नहीं की थी। जिस कॉरिडोर में मैं था, वह बाईं तरफ एक कोण बनाता हुआ नीचे की ओर जा रहा था, और मैंने सोचा कि यह गलत था, पर मैं चलता गया। सुनने के लिए मेरे पास केवल अपने कदमों की खाली आवाज़ों का खोखलापन था, और मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला और ना ही उसकी होने की आवाज़ महसूस हो रही थी। तब मुझे एक प्रकार का खोखला शोर अचानक सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसको सुन करके लग रहा था कि सामने खुला मैदान है। सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ती गई, और मैं एक छोटी सीढ़ी से उतरकर नीचे पहुंचा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बाहर आ गया। केवल एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं एक दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ, पर मैंने देखा कि कमरा छोटा था, टिकट खिड़कियों की संख्या और ट्रेन के दरवाजे कम थे, छोटे थे। मध्य में बना लकड़ी का सूचना पट पुराने डिज़ाइन का बना हुआ था, और उस कक्ष में बैठे व्यक्ति ने हरा नेत्र रक्षक और लंबे काले आस्तीन रक्षक पहने हुए थे। दीपक मंद मंद जल रहा था, और एक तरफ से टिमटिमाती हुई रोशनी आ रही थी। तब मैंने देखा कि अरे, वे तो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें हैं, हिसिंग लाइट्स हैं, जिसे पहले के ज़माने में केरोसिन डाल करके यूज़ किया जाता था। फर्श के ऊपर
पीतल के थूकदान रखे थे और स्टेशन के दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक रोशनी की क्षणिक चमक आई। कोई व्यक्ति अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। उसने तेज़ी से उसका कवर उठाया, अपनी घड़ी को देखा और क्रोधित हो उठा। वह एक डार्बी हैट और छोटे लैपल मोड़ी वाला 4 बटन का सूट पहने हुए था और उसकी बड़ी काली मूछें थी जो दोनों तरफ से मुड़ी हुई थी। फिर मैंने चारों ओर देखा और पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890 या उसके आसपास के समय के कपड़े पहने हुए था। मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, गलमुछ और फैंसी मुछ नहीं देखी थी। ट्रेन के गेट से एक औरत अंदर आई। उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसके बाजू लेग ऑफ मड सुंदर पोशाक के डिज़ाइन में पैटर्न में बने हुए थे और उसके स्कर्ट उसके नीचे बटनों वाले जूते के ऊपर वाले भाग पर थी। उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी। यह कुरियर एंड ईब्स कंपनी का बड़ा छोटा सा इंजन था जिसकी कीप या फलक जैसी चिमनी थी और तब मैं समझ गया था। निश्चित करने के लिए मैं अखबार वाले लड़के के पास गया और उसके कदमों पर रखे हुए अखबारों का ढेर से एक पेपर निकालकर जब मैंने वहाँ पर देखा तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तो 11 जून 1894 के दिन यहाँ पर खड़ा हूँ। अर्थात जब उसने द वर्ड जो न्यूज़पेपर था, द वर्ड, उस न्यूज़पेपर को देखा, प्रमुख समाचार में प्रेसिडेंट क्वीनलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था। बाद में वह पहला पृष्ठ मुझे पब्लिक लाइब्रेरी के फाइलों से मिल चुका था जिसमें टॉप पर लिखा हुआ था 21 जून 1894 छपा हुआ था उसमें ऐसा। मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, यह जानकर कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं ऐसे टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लुइसा को वर्ष 1994 में अमेरिका के जिस भाग में चाहे वहाँ ले जा सकते थे। और मुझे गैलिसबर्ग इलिनॉइस के 2 टिकट चाहिए थे। क्या आप कभी वहाँ गए हैं? अभी भी यह एक अद्भुत नगर है। यहाँ पुराने ज़माने के लकड़ी के ढांचे वाले घर, बड़े लान, विशाल पेड़ जिनकी टहनियाँ सिर से ऊपर आसमान में मिलकर सड़क को ढक लेती हैं। और 1994 में गर्मी की शामें आज की अपेक्षा 2 गुनी हुआ करती थी। लोग बाहर अपने लान में बैठा करते थे। आदमी सिगार पीते हुए शांति से बातें किया करते थे। औरतें ताड़ के पत्तों से हवा हाँका करती थी और इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू जगमगाया करते थे। हर तरफ जुगनू ही जगमगाया और चमका करते थे। ऐसे समय में वहाँ पहुँचना, जबकि प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर और द्वितीय विश्व युद्ध के भविष्य में 40 वर्ष शेष है। मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। क्लर्क ने किराए का हिसाब बताया। उसने मेरे हैट पर बंधे फीते को देखा पर उसने किराया बताया और मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के लिए एक तरफ का किराया ही था। पर जब मैंने पैसे गिनकर दिए और ऊपर देखा, क्लर्क मुझे घूर रहा था। उसने नोटों को देखकर गर्दन हिला दी और कहता है, मिस्टर, ये पैसा नहीं है। अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिल पाएगी। और उसने अपने पास रखे नकदी के दराज को देखा। वाकई सारा पैसा पुराने ढंग के नोटों में बना हुआ था। जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनसे आधे आकार के और दिखने में छोटे थे। मैं पीछे मुड़ा और तेज़ी से भाग निकला। जेल चाहे 1894 की हो, उसमें कुछ अच्छा नहीं होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पुराने ज़माने से लेकर आज तक कोई भी जेल जाना नहीं चाहता है। और अब कहने या करने को कुछ बचा ही नहीं था। मेरा ख्याल है कि मैं जिस रास्ते से गया उसी पर वापस चला जाऊं। अगले दिन लंच के समय बैंक से $300 निकाले। लगभग इतने ही पैसे मेरे पास थे और पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी। इस बात से मेरा मनोरोग चिकित्सक मित्र वाकई चिंतित हो गया था।
आप पुरानी मुद्रा किसी भी सिक्का विक्रेता से खरीद सकते हैं, पर इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। मेरे $300 के बदले पुराने नोटों में $200 से भी कम मुझे मिला था। पर मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि 1994 में अंडे 13 सेंट्स प्रति दर्जन मिल जाते थे, अर्थात 13 सेंट्स में 12 अंडे मिल जाते थे। ये उतनी सस्ते का समय था, और जब उन्होंने $300 लेकर मुझे $200 दे दिए, तब भी मेरे पास पर्याप्त पैसा हो गया था। पर मुझे ग्रैंड सेंट्रल पर फिर वह गलियारा कभी नहीं मिला जो दूसरे तल को जाता है। यद्यपि मैंने कई बार प्रयत्न किया। जब मैंने यह सब बताया तो लुइसा काफ़ी चिंतित हो गई थी। लुइसा मेरी पत्नी का नाम है, और वह चाहती थी कि मैं अब तीसरे तल की तलाश बंद कर दूं, और कुछ समय बाद मैंने बंद भी कर दिया। मैं वापस अपने टिकटों पर आ गया, पर अब हम सप्ताहांत दोनों तलाशते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि तीसरा तल भी है। मेरा मित्र सैम वीनर गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है, परंतु मुझे एक तरफ से शंका थी, क्योंकि सैम नगर का लड़का था और मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताया करता था। मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था। वह हमेशा कहता था कि उसे उस स्थान का नाम पसंद है, और अब वह 1894 में वहीं है। क्योंकि एक रात अपने इकट्ठा किए टिकटों पर कुछ अधिक ध्यान देने पर मैंने पाया, वैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जब कोई नया डाक टिकट आता है, तब डाक टिकट इकट्ठा करने वाले कुछ टिकट खरीद लेते हैं और बिक्री के पहले दिन ही उन्हें लिफाफे पर लगाकर स्वयं को डाक से भेज लेते हैं, और डाकखाने की मुहर से यह सिद्ध हो जाता है। उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। आप उस लिफाफे में केवल कोरा कागज रख देते हैं। उस दिन अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे एक ऐसा पत्र मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, पर वह वहाँ पर था। यह वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे गेलिसबर्ग में मेरे दादा के घर डाक से भेजा था। लिफाफे पर लिखे पते से यही लगता था, और यह वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से पड़ा हुआ था। डाक खाने की मोहर से यह स्पष्ट था, फिर भी मुझे उसकी बिल्कुल याद ना थी। यह 6 सेट का टिकट था, हल्के भूरे रंग का। इस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड का चित्र था। स्वाभाविक था कि जब यह लिफाफा डाक से मेरे दादा के पास आया, यह सीधा उनके एकत्रीकरण में जा पहुंचा और यहीं पड़ा रह गया जब तक कि मैं इसे निकाल कर खोला नहीं। अंदर कोरा कागज ना था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था वो बताते हैं। उसमें एड्रेस लिखा हुआ था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। हे चार्ली, मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक हो। फिर मैं विश्वास करने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक है। और चार्ली, यह सच है, मुझे तीसरा तल मिल गया है। मैं 2 सप्ताह से यहाँ पर हूँ, और इस समय नीचे तल पर दिल्ली का कोई आदमी पियानो बजा रहा है, और वे सब सामने वाले पोर्च में सीइंग नेवी होम गा रहे हैं, एक प्रकार का गीत गा रहे हैं। नैली को घर तक पहुंचाना और मुझे लेमन अर्थात नींबू का शरबत पीने का निमंत्रण मिल चुका है। चार्ले और लुइसा, वापस आ जाओ, खोजते जाओ जब तक कि तुम्हें तीसरा तल ना मिल जाए। मेरी बात मानो, यह काम करने लायक है। उस पत्र पर सैम के हस्ताक्षर भी हुए थे। टिकट और सिक्कों की जिस दुकान में मैं जाता हूँ, मुझे पता लगा कि सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीद ली थी। इस धन से वह एक छोटा सा भूसी, चारा और अनाज का धंधा चलाता था। वह सदा कहता था वह यही काम करना चाहता था। निसंदेह वह अपने पुराने धंधे पर लौट सकता था। कम से कम 1894 में गेलिसबर्ग, इलिनॉइस में तो नहीं। उसका पुराना धंधा, अरे सैम, वह मेरा मनोवैज्ञानिक चिकित्सक।
I hope you understand the story. Thanks for listening me. Jai Hind, Vande Mataram.